हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपके सीटेट का पेपर सॉल्व कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे आपका सीटेट का ये जो पेपर है, अभी जो सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ये हमारा जो पेपर है, ये पेपर आपका 28, जी हाँ फ्रेंड्स, 28 दिसंबर का आपका पेपर है। और ये 28 दिसंबर का सबसे पहले हम ईवीएस का सेक्शन सॉल्व करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ईवीएस का सेक्शन सॉल्व करेंगे। अगर आपके ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आपकी शिफ्ट में आए हैं तो आप इनको मिलान कर सकते हैं। बिल्कुल से सही सही आंसर होंगे आपके। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट आपको 99% यहाँ पर बिल्कुल से सही आंसर आपको बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सिर्फ आंसर बताए जाएंगे, इस पर और कोई फिजूल की चर्चा नहीं करेंगे, ना ही सॉल्व कराएंगे, सिर्फ आपको आंसर बताएंगे। आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ के अपने आंसर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम सबसे पहले आपका 28 दिसंबर का ईवीएस का सेक्शन। तो यदि आपका पेपर 28 दिसंबर को हुआ था तो आप लोग अपना पेपर निकाल लें, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएं। तो सबसे पहले ईवीएस का सेक्शन हम सॉल्व करते हैं, और ऑप्शंस भी देख लीजिए कि आपके ऑप्शंस हो सकता है कि आगे पीछे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, सबसे पहला आपका प्रश्न था कि किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वाला आपका जो प्रश्न है, इसका जो हमारा आंसर निकलेगा कि अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की जो सही दिशा निकलेगी, वो हमारी जो दिशा है वो निकलेगी, हमारी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपना हमारा जो अगला प्रश्न है वो यहाँ देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है, मोहन ने बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय कुल्हड़ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो कौन से संसाधन का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक संसाधन का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है। तो फ्रेंड्स, पीछे तक जो घुमा सकता है वो है हमारा उल्लू, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, हमारा अगला जो प्रश्न है वो आप देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली और कछुआ। तो आपको पता होगा कि इनमें से आपका घड़ियाल है, बतख है, मछली है, कछुआ, ये पानी में रहते हैं, लेकिन कौवा आसमान में उड़ता है। तो हमारा जो भिन्न है वो है हमारा कौवा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा, ये रहा आपका 5th नंबर का प्रश्न। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित प्याज की खेती के लिए विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है। बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के लिए ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गुड़ाई करना, नरम करना, प्याज को उखाड़ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा इसमें जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी की गुड़ाई करेंगे हम सबसे पहले। तो ये हमारा 1 नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद हम अपना बीज बोएंगे, 2 नंबर हो जाएगा। बीज बोने के तुरंत ही बाद हमारा जो अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा खरपतवार को निकालना। तो 3 नंबर आपका खरपतवार रहेगा। 3 नंबर खरपतवार के बाद आप क्या करेंगे कि आप प्याज, 1 सेकेंड, आप देखिए 1 नंबर पे ये था आपका, 2 नंबर पे ये था, 3 नंबर पे ये था आपका, चौथे नंबर पे होगा कि आप प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे, तो आपका 4 नंबर रहेगा। और प्याज की ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, तो 5 नंबर ये रहेगा। इससे आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, DABEC। तो आप यहाँ मिलान कर लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक तथा शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता। मतलब नहीं पाया जाता, इसका मतलब है कि ओक नहीं होगा वो। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो ओक होता है ये बिल्कुल से गंजा पेड़ होता है, मतलब इसमें पत्तियां होती हैं कम। तो इसमें आपका आंसर दे रखा है कि बहुत और बहुत सारी पत्तियां होना। तो फ्रेंड्स, यही हमारा गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाता है सही। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है कि कथन पर्यावरण अध्ययन 1 है। तो फ्रेंड्स, ये आपका एक एकीकृत विषय, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। पहले इसका नाम और कुछ था, मतलब हेली नेशनल पार्क था, अब इसका रामगंगा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन से ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं ज्ञान से। ये इस तरीके का जो आपका आंसर रहेगा, इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, DAB। ठीक है, चलिए हम अगला अपना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 ये क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 10 है आपका कि आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां
इकट्ठी करता है और जलाता है, आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करेंगे तथा खाद बनाने में इसकी सहायता करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10 कि जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थियों से कहा जाए, क्या कहा जाए? कि वे व उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी कंस्ट्रक्टिव कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बी और डी। तो बी विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण करना और विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ये क्या कहता है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचें तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? तो आपका जो चंडीगढ़ है वो आपका किस में पड़ेगा? आपका पड़ेगा उत्तर पश्चिम में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, क्या कहता है? इसको देख लीजिए। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती, इस तरीके का आपका एक प्रश्न रहेगा। तो आपका इसमें जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, सी और डी। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अपना प्रश्न नंबर 15 हम देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि पर्यावरण की अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष निकालना चाहिए, क्योंकि स्वयं करके सीखने पर ही ये बल देती है हमारी नई शिक्षा नीति जो 2005 वाली थी। अगली हमारी कि अपनी गर्दन को झटके से पीछे कौन कर सकने वाला है? तो वो है मैना। हमारी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो फ्रेंड्स हमारा ये प्रश्न नंबर 17 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि हमारे देश में ऐसा राज्य जहां की ग्रामीण गांवों में भारी वर्षा के कारण घर धरती से लगभग इतने, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है कि ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि से आपसे रिलेटेड पड़ता था, आपको पता होगा कि 6 बिंदुओं पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी पर्यटन में उड़ीपी से सूरत जाने के लिए, तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर निकलेगा 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा, तो आपका 72 निकलेगा। 72 को जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौको 72 और 5 चौको 20, तो आपका 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ निकल के आ जाएगा। तो हमारा अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 21 क्या है कि 3 विभिन्न स्थानों पर। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो आंसर है वो आपका आंसर सिर्फ सी भी सही रहेगा, क्योंकि ले वाला यहाँ तक तो बिल्कुल सही था कि फर्श लकड़ी के होते हैं, लेकिन छतें जो होती हैं वो सपाट नहीं होती हैं, वो ढालू होती हैं। तो हमारा सिर्फ केवल सी आंसर इसमें सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। हाथियों के झुंड वाला, तो फ्रेंड्स इसमें आप देख लीजिए कि एक झुंड में 20-25 हाथी हथनियाँ नहीं रहते हैं। हाथी 4 वर्ष की आयु तक इस झुंड में नहीं रहते, ये भी नहीं है। हमारा ये दोनों सही हो जाएंगे कि 100 ग्राम वाला और बुजुर्ग हथनी वाला। तो सी और डी जहाँ सा आंसर होगा वो हमारा सही हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ देख लीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां। अध्यापक विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है, तो इसलिए ये सारा कुछ आपका जो है इस पर हम क्या बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24 की तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती जो राज्य हैं, मीन्स जो यहाँ के जो राज्य रहेंगे, वो आपका इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25 कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने की सबसे सर्वश्रेष्ठ अवधि क्या है? तो अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल में गुजरते हुए तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपना ध्यान किसी कीट को चींची की आवाज़ देता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया का हम लोग साझा करेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक सभी विद्यार्थियों से पूछते हैं कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी। मतलब विद्यार्थियों को घर के अनुभवों के चिंतन करने के लिए प्रेरित करेंगे और कपड़े कैसे धोए जाते हैं ये सारा कुछ हम उन्हें सामाजिक असमानता का बिल्कुल से उजागर नहीं करेंगे। तो हमारा इसमें ये तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28वां क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के लिए आवश्यक तत्व है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बी और डी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां क्या कहता है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम
व्याख्या करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29वां का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बालक के प्रवेश से संबंधित एक विषय हमारा EVS। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, जो कि लास्ट प्रश्न रहेगा आपका। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। मतलब इसमें भेदभाव किया जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके भाई से किया जा रहा है और बहन से नहीं, इस तरीके का एक प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसमें लैंगिक पूर्वाग्रह कहें या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता कहें, तो इस तरीके का भेदभाव यहाँ दर्शाया गया। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स आप हमें यह बताइएगा कि आपके EVS में 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्वेश्चन आगे पीछे हों, लेकिन अगर आपने 28 तारीख में पेपर दिया है तो आपके में ये प्रश्न सेम टू सेम मिलने वाले हैं। और यदि आपका किसी और में भी और शिफ्ट में पेपर था तो आप उसमें भी मिलान कर सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी लेवल का था, मीन्स जो आपका पेपर सुबह हुआ था 9:30 से 12 के बीच में, ये उसकी आंसर की थी। तो फ्रेंड्स आप इसको सही से देख सकते हैं और आपका जितना भी सही है आप हमें अपना स्कोर बताइएगा। हम बहुत जल्दी इसकी पूरे पेपर की PDF लेकर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत जल्द मिलते हैं हम अगले किसी नई वीडियो में, नई किसी पेपर के साथ और नई किसी डिस्कशन में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।